आमिर, मैं कहती हूँ आप उनके मसले में पड़े ही ना। ये ना हो कि कल कला को हमें ही लेने के देने पड़ जाए। मैंने अपने शौहर को समझाया तो वो अजीब सा मुंह बना के बैठ गए। हुमैरा, तुम चाहती क्या हो कि मैं अपने दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दूं? तुम जानती हो उसके मुझ पे कितने एहसानात हैं। ये जो तुम इस घर में ऐश से बैठी हो ये भी उसकी मरहून मिन्नत है। अगर इस वक्त वो अपने बहनोई से कह के मेरी सिफारिश ना कराता तो आज मैं सड़कों पर रुल रहा होता और मेरे पास कोई जॉब ना होती। मेरी इस बात पे तो मेरे शौहर ने इतनी बड़ी तकरीर कर दी। आमिर, आप जैसा भी कह रहे हैं वो ठीक है, वो सच है, मैं मानती हूँ। आपके दोस्त ने आपकी बहुत मदद की थी, लेकिन हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनका ज़ाती मामला है और उन्हें खुद ही इसे हल करना चाहिए। मैंने दो टोक अंदाज में कहा तो मेरे शौहर के चेहरे पे गुस्से की लकीरें उभरी। हुमैरा, मुझे तुमसे इस तरह की खुदगर्जी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं तुमसे कह दूं कि मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा मियाँ बीवी के अलावा जो दोस्ती वाला रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे शौहर ने कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। हम मियाँ बीवी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे और इसी दोस्ती की बिना पे ही तो हमारा रिश्ता चल रहा था। जब मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती का रिश्ता हो तो ताल्लुकात मज़ीद बेहतर तरीके से निभाते हैं। आमिर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। कल कला को हम पे कोई मुश्किल ना आ जाए। मैंने अपने शौहर के हाथ पे हाथ रखते हुए उन्हें समझाना चाहा तो वो मुझ पे गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए और मैं बेचारी अपना सा मुंह लेके रह गई। ना जाने आमिर को क्या होता जा रहा था। आज दोपहर का ही वाकया था कि उनके दोस्त ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी और आप वो मेरे शौहर की मदद चाहते थे। मेरे शौहर उनकी कैसे मदद कर सकते थे? आखिर मुझे ये कैसे कबूल होता कि मेरे शौहर किसी और औरत से निकाह कर लें, भले ही कुछ दिन के लिए? लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शाम होने की थी तो मैंने सोचा कि मैं खाना ही बना लेती हूँ। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे शौहर कहीं पे भी मौजूद नहीं थे और मेरी छोटी बेटी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद वो उठ चुकी थी। मैंने खाना बनाने के बजाय कमरे में चली गई। मेरी बेटी उठ चुकी थी और अब भूख की वजह से रो रही थी। अभी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 माह थी और हमारी शादी को भी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और उसे गोद में उठाए हुए ही बाहर आ गई। मैं किचन में आई और उसके लिए फीडर तैयार करने लगी। मैंने उसे दूध पिलाया तो वो भी खामोश हो गई। मैंने उसे काट में सुला के बरामदे में चारपाई पर रख दिया और खुद दोबारा से किचन में आ गई। मैं खाना बना रही थी मगर मेरा जहन अभी भी मेरे शौहर पे ही अटका हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे नाराज़ होकर गए हैं। मैं उनकी नाराज़गी बिल्कुल भी मोल नहीं ले सकती थी। मुझे ये मंजूर नहीं था कि किसी और वजह से हम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हो जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हो। लेकिन मेरे शौहर तो अपने दोस्त अली की मदद करने पे तुले हुए थे, तो मैं क्या ही कर सकती थी। लेकिन एक बात थी, जो मेरी इजाज़त के बगैर ये कदम नहीं उठा सकते थे, इसीलिए बार बार मुझसे पूछ रहे थे। अभी तक तो मैंने हाँ नहीं की थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मुझे इस बारे में किसी से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त आयशा से बात करूंगी। वो मेरी हमेशा मदद करती थी और वैसे भी वो आलिमा थी, तो मैंने सोचा कि उसी से ही पूछ लूंगी। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं अपने शौहर के घर वापस आने से पहले पहले खाना तैयार करना चाहती थी और फिर मेरी बेटी भी तो थोड़ी देर बाद उठ जानी थी। मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी। मैंने आलू की भुजिया बनाई और साथ में रोटियां भी बना ली, मगर अभी तक मेरे शौहर नहीं आए थे। रात के 8 बज रहे थे। मेरी बेटी दोबारा से उठ चुकी थी। मैं उसे गोद में लिए सहन में इधर उधर टहल रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी और आज मैं सोच रही थी कि चारपाइयाँ बाहर ही निकाल दूं। आज तो बिल्कुल भी अंदर अच्छा नहीं लगना था। अचानक से घर को दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने शौहर के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर आमिर अपनी बाइक पे खड़े बैठे थे। उनके चेहरे पे अब भी उदासी थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी न दिया और घर के अंदर दाखिल हो गए। मेरा मुंह बन गया। आज तक उन्होंने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया था और आज किसी गैर के लिए मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे। वो जाके चारपाई पे बैठ गए। आमिर, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आखिर क्यों हम दूसरों के मसलों को अपने सर पे सवार करें? उनकी अपनी ज़िंदगी, हमारी अपनी। हमें किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा तो वो सर पकड़ के बैठ गए। हुमैरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने सोचा कि तुमने इतना वक्त अकेले घर में गुजारा तो तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, मगर तुम्हारी सुई तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। वो ये कहते हुए चारपाई से उठ के अंदर चले गए तो मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों की नमी साफ की और मोबाइल लेके किचन में आ गई।
मैंने अपनी बेटी को सहन में ही सुला दिया था। मैंने पंखा भी चला दिया। मैं किचन में आके अपनी दोस्त आयशा को कॉल करने लगी, मगर वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रही थी। मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मैं उससे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई गलत बात है। मैंने किचन वगैरह समेटा और फिर मैं कमरे में आ गई। आमिर, मैं तो चाहती हूँ कि आज हम बाहर ही सो जाएं। देखे ना कितनी गर्मी हो रही है अंदर। मैंने कहा तो वो बड़े गौर से मुझे देखने लगे। खैर तो है, आज कैसे बाहर सोने का कह रही हो? पहले तो तुम्हें बाहर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और ऐसे भी तो चल रहा है, तो फिर क्यों बाहर सोने का कह रही हो? आमिर बोले तो मैं भी हैरान रह गई। आज तक उन्होंने मेरी किसी बात को यूं टोका नहीं था, और आज वो मेरी बात को टोक रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन अब किसी और वजह से हमारी मोहब्बत कुर्बानी की भीड़ चढ़ने लगी थी। आमिर, मुझे तो लगता है कि आज एसी के बावजूद भी गर्मी होगी, इसीलिए मैंने चारपाइयाँ बाहर निकाल के रख दी हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम अंदर सो जाते हैं। मैंने कहा तो वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। हुमैरा, मैं हर वक्त ही तुमसे यही फर्माबरदारी चाहता हूँ, मगर मेरे दोस्त के मामले में ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। वो बेचारा कितनी बड़ी मुश्किल में है। उसकी बीवी अब भी उसके घर पे है। वो अलहदा अलहदा कमरों में रह रहे हैं। उसकी बीवी भी उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती, और वो भी अपनी बीवी को यूं नहीं छोड़ना चाहता। उसने गुस्से में ही तलाक दे दी। अब वो बड़ी मुश्किल में है, तो क्या मैं उसकी मदद भी ना करूं? वो सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए बोले तो मैं उनके पास बेड पे ही बैठ गई। आमिर, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले इस मामले के बारे में छानबीन कर ली जाए। हम ऐसे ही तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते ना। मैंने उनके हाथ को सहलाते हुए कहा तो वो मुझे घूरी से नवाजने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें कौन सा जुर्म हो जाएगा? मैं उस औरत से निकाह ही करूँगा। वो मेरे दोस्त की बीवी है, मेरे लिए काबिल इज्जत है। मैं 2-3 दिन के अंदर उसे छोड़ दूंगा और मेरे दोस्त का मसला भी हल हो जाएगा, और वो दोबारा उससे निकाह कर लेगा। हलाला हो जाएगा और मेरे दोस्त का मसला भी हल हो जाएगा। तो इससे तुम्हें क्या मसला है? मेरे शौहर बोले तो मैं चुप होकर बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उन्हें क्या जवाब दूं। आमिर, बस मुझे नहीं पता, आप मुझे 1-2 दिन का वक्त दें, मैं आपको फिर बताऊंगी कि आगे क्या करना है। मैंने कहा तो वो खामोश हो गए, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरी बात मान चुके हैं। वो मेरी मर्जी के अलावा कोई भी कदम नहीं उठाते थे। मैंने दोबारा से अपनी बच्ची को सहन से उठाया और अंदर पहुंच गई। मैं जानती थी कि मेरे शौहर का बाहर सोने का मूड नहीं है। मैंने एसी फुल ऑन किया और बेड पे दराज हो गई। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे शौहर और बच्ची दोनों ही सो चुके थे। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ अजीब सा होने वाला है, और ऊपर से आयशा भी मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी। मैंने सोचा कि सुबह उठ के सबसे पहले आयशा को ही कॉल करूंगी और उससे मशवरा लूंगी। सुबह मेरी आँख खुली तो वो भी इनाया के रोने पे भूख की वजह से रो रही थी। वो छोटी सी थी और उसे बार बार ही भूख लग जाती थी। मैं उसे उठाए किचन में आई और उसका फीटा तैयार करने लगी। वो बार बार दूध पीना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं थक जाती। मैं तो घुन चक्कर बन के रह गई। सारा दिन मैं घर के काम करती, ऊपर से बच्ची को भी संभालती, और अब तो एक और मसला आ गया जिसे मैं संभाल ही नहीं पा रही थी। मेरे मियाँ सुबह नाश्ता किए बगैर ही दफ्तर चले गए। वो अपने दोस्त की वजह से इतने परेशान थे कि कहा कि दोस्त के घर से होता हुआ ऑफिस जाऊंगा। मैं उन्हें रोक नहीं पाई थी। मैंने घर के काम वगैरह ख़त्म किया और बेटी को लिए घर पे ताला लगाती आयशा के घर पहुंच गई। उसका घर भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं जल्द ही उसके घर पहुंची तो वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और मैं समझ गई कि शायद इसी वजह से उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। आयशा, खैर तो है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? मैंने कहा तो वो बड़ी मुश्किल से बोली। क्या बताऊं, कुछ दिनों से इतना बुखार है कि उठ ही नहीं पाई। आज ही ज़रा सा उठी हूँ। वो बोली तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया। उस बेचारी के बच्चे भी नहीं थे, और मुझसे 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अपने घर में अकेली रहती थी। उसके मियाँ भी दूसरे शहर जॉब करते थे, और वो बेचारी एक मुलाजमा के साथ ही घर में रहती थी। मैं जो हर वक्त नाशुक्री करती रहती कि मेरे मियाँ मुझे टाइम नहीं देते, अब मुझे एहसास होने लगा कि मैं कितनी औरतों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मैंने उससे उसकी तबीयत वगैरह पूछी और फिर अपने मुद्दे पे आ गई। आयशा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं एक मसला तुम्हारे पास लेके आई हूँ। क्या तुम मेरी रहनुमाई कर सकती हो? मैंने बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से कहा तो वह मुस्कुराने लगी। हुमैरा, तुम बोलो, क्या पूछना चाहती हो? वो बड़े प्यार से बोली तो मैं भी शुरू हो गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरे शौहर के दोस्त और उनकी बेगम का मसला हुआ और उनकी तलाक हो गई, और अब वो हलाला कराना चाहते हैं। जैसे ही मैंने हलाला का जिक्र किया तो आयशा तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी। हुमैरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये हलाला बिल्कुल भी ठीक नहीं, और इस्लाम ने इससे मना किया है।
اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یہ لوگوں کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں تو طلاق کے عمل کو ہی برا قرار دیا، تو تم کیا سمجھتی ہو کہ اسلام نے حلالہ کے عمل کو صحیح قرار دیا ہوگا؟ حلالہ میں پہلے ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح کرایا جاتا ہے اور پھر اسے جان بوجھ کے ہی طلاق دی جاتی ہے، اور پھر سے وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرتی ہے، یعنی کہ تیسرا نکاح۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اسلام میں ایک طلاق کو ہی غلط قرار دیا گیا، تو اس چیز کو کیسے اجازت دے سکتا ہے اسلام کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرو پھر جان بوجھ کے طلاق دو؟ یہ بالکل ہی غلط عمل ہے اور یہ حرام ہے۔ عامر بھائی کو سمجھاؤ، انہیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ان کے دوست کو سوچنا چاہیے تھا اور اس کے بعد ہی اپنی بیگم کو طلاق دینی چاہیے تھی۔ عائشہ تو ایک تقریر کرنے لگی۔ اس کی بات سن مجھے بھی احساس ہوا کہ ایسے ہی مجھے کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا تھا، مگر عائشہ میرے شوہر نے تو ضد پکڑ رکھی ہے کہ وہ حلالہ کریں گے اور اپنی دوست کی مدد کریں گے، کیا ان کا یہ رشتہ حرام ہوگا؟ میں بولی تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ حمیرہ، میں تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نکاح کا رشتہ حرام ہوگا، لیکن یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں۔ حلالہ کا نام لوگوں نے خود ہی دے دیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، تو میں تمہیں کیا کہوں؟ عائشہ بولی تو اس کی بات مجھے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی۔ میں مزید تھوڑی دیر اس کے گھر میں بیٹھی اور پھر عنایہ کو لیتے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اس کے گھر سے کھانا کھا کے آئی تھی اور میرے شوہر ویسے بھی دوپہر میں گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر اور مجھ میں خوب لڑائی ہونے والی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے دوست کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور حلالہ کر گزریں گے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں۔ میں نے عائشہ سے یہ بھی کہا کہ اگر عامر کو سمجھ نہ آئی تو وہ ہی اسے سمجھائے گی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ وہ مدرسے میں ایک عالمہ کی حیثیت سے بچوں کو پڑھاتی تھی اور اپنے شوہر کے علاوہ سب کو غیر محرم سمجھتی تھی۔ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پہ رشک آتا کہ وہ دین سے کتنی جڑی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اس پہ ترس بھی آتا۔ وہ اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس کے شوہر بھی اس کے پاس نہیں رہتے تھے۔ غرض کے بس ہر کوئی اپنے اپنے مسئلوں میں لگا ہوا تھا۔ بظاہر میری زندگی سب کے لیے ایک آئیڈیل تھی۔ میرے شوہر اچھی جاب کرتے، ہماری بیٹی بھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، میرے شوہر مجھ سے پیار بھی کرتے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی میں کتنی بڑی مشکلات پڑی تھی جسے میں حل کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ شام کو جب میرے شوہر آئے تو وہ خاموش خاموش سے لگ رہے تھے۔ میں نے صحن میں ہی ان کے لیے کھانا لگایا تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ عامر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ضرور تم نے میری دوست کے خلاف ہی کوئی بات کرنی ہوگی، اگر کرنی ہے تو پلیز، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں اور اب مزید اس کے بارے میں اور باتیں نہیں سن سکتا۔ وہ بیچارہ ویسے بھی بہت پریشان ہے، عامر نے سر پکڑتے ہوئے کہا تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی جو عائشہ نے مجھ سے کہا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے بولنے سے پہلے ہی چپ کرا دیا تھا۔ عامر، آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی۔ آج میں عائشہ کے پاس گئی تھی اور میں نے اس سے مشورہ مانگا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ عامر ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بس اب اس مولانی نے کوئی فتویٰ لگا دیا ہوگا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ میرے شوہر نے غصے سے مجھ سے پوچھا تو مجھے چپ لگ گئی۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے منع کیا ہے، لیکن میں بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی اس کے خلاف ہیں۔ وہ اکثر مجھے طرح طرح کی ٹپس دیتی رہتی تھی اور میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی تھی، لیکن میرے شوہر کو وہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری بات مان تو لیتے، لیکن عائشہ کو کبھی کبھار برا بھلا کہہ دیتے تھے، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت ہی اس سے مشورے مانگتی اور وہ میرے پوچھنے پہ مجھے بتاتی۔ غرض کہ میں ازدواجی زندگی میں ہر مسئلہ اس سے شیئر کرتی اور وہ مجھے اس کا حل بھی بتا دیتی۔ وہ ایک عالمہ تھی اور مجھے اس سے بات ڈسکس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ عامر، آپ پلیز میری بات آرام سے سنیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، اس کے بعد جیسے آپ کی مرضی ہم ویسے کر لیں گے۔ وہ جو چارپائی سے اٹھنے لگے تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ انہیں وہیں پہ بٹھا دیا تو وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ عامر، عائشہ نے کہا ہے حلالہ کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، حلالہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے عمل کو ہی غلط قرار دیا تو پھر حلالہ کی کیسے اجازت ہے؟ اس میں تو دو طلاقیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تو میرے شوہر غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے یہی امید تھی مجھے تمہاری دوست ہے، وہ ہر وقت ہی بے تکی باتیں کرتی رہتی ہے، ساری دنیا حلالہ کرتی ہے، آج تک میں نے نہیں سنا اس میں کیا مسئلہ ہے۔ میں بھی تو اپنے دوست کی بیوی سے نکاح کروں گا جیسے تم سے کیا، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ میرے شوہر بولے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، ایسا لگا کہ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے تم سے نکاح کیا ویسے ہی اس عورت سے کروں گا۔ مجھے ایسا لگا کہ بس میری سوتن آنے ہی والی ہے۔
मैं उसी वक्त नम आंखों के साथ कमरे में आ गई तो थोड़ी देर बाद मेरे पीछे पीछे मेरे शौहर इनाया को भी उठा के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने इनाया को बेड पे लेटाया और मेरा हाथ पकड़ के बैठ गए। हुमैरा प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। अली बहुत परेशान है, वो डिप्रेशन में आ गया है। उसका काम भी नहीं चल रहा, उसकी बीवी बीमार है। वो घर के एक कमरे में रहती है, वो दूसरे कमरे में रहता है। उनके खाने पीने, आराम, काम वगैरह हर चीज़ का मसला बन गया है। उस बेचारे ने गुस्से में ये सब किया और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो इसमें गलत ही क्या है? मेरे शौहर कह रहे थे और मैं सुन रही थी मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो मुझे इस बात को मानने का कह रहे थे और मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती थी। आमिर, आप ठीक कह रहे हैं, उनका मसला है, लेकिन उनका मसला इस तरह से हल नहीं हो सकता। अब उनकी बीवी को चाहिए कि वो अपने मैके चली जाए। आयशा ने कहा है कि बेशक ही वो दूसरा निकाह कर ले, उसकी तलाक हो चुकी है, वो दूसरा निकाह कर सकती है। और अगर उसके शौहर ने अपनी मर्जी से ही उसे तलाक दे दी, इसमें हलाला का कोई जिक्र ना हो, तो फिर वो अपने साबका शौहर से शादी कर सकती है। पहले से प्लान चीज़ ठीक नहीं है। मैं उन्हें समझा रही थी और वो अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे। मैंने वही बता रही थी जो आयशा ने मुझसे कहा। आयशा ने मुझसे यही कहा कि अगर वो औरत दूसरा निकाह कर ले, तो अगर उसका शौहर अपनी मर्ज़ी से बाद में उसे किसी वजह से तलाक दे दे, तो अपने साबका शौहर से निकाह कर सकती है। लेकिन इस सारे मामले में उसके दूसरे शौहर को कोई इल्म ना हो और ना ही उसने निकाह हलाला के लिए किया हो, तो ये सब जायज़ है। लेकिन इस तरह से करके कुछ भी जायज़ नहीं। आमिर और मेरे दरमियान खामोशी ने जगह ले ली। हम कुछ देर तो यूं ही खामोश बैठे रहे। इनाया के रोने की आवाज़ से हमारे दरमियान की खामोशी का तसलसल टूटा और मैं उसे उठा के कमरे में इधर उधर फिरने लगी। मेरे शौहर अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक से उनके मोबाइल पर रिंग होने लगी। जैसे ही उन्होंने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया तो उनके चेहरे पर उदासी आ गई। हाँ यार, मैंने अपनी बीवी से बात की है, लेकिन वो तो अजीब अजीब से मसले बना रही है। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मर्ज़ी के बगैर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी और बरामदे में इधर से उधर टहल रही थी, अपने शौहर की बातें बड़े अच्छे से सुन रही थी। अपने शौहर की बात सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन अब मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी उनकी कुछ न कुछ हेल्प करनी चाहिए। वो भी अपने दोस्त जितने ही परेशान रहने लगे थे। उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी असरअंदाज होने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं इस मामले की मज़ीद तह में जाऊँगी। मैं जान तो गई थी और आयशा ने मुझे समझा भी दिया था कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में मज़ीद सोचना चाहती थी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शौहर बहुत उदास बैठे थे। मैंने उनसे कोई बात न की और ना ही उन्होंने मुझसे कोई बात की। उन्होंने अपनी साइड का लैंप ऑफ किया और सो गए तो मजबूरन मुझे भी सोना ही पड़ा। अब उनके दोस्त अली की तलाक को 2-3 दिन गुजर चुके थे और अब भी उनकी बीवी उनके घर में रहती थी, लेकिन वो अलहदा-अलहदा कमरों में रहते थे। वो बिल्कुल भी अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे और अपना मसला ख़त्म करना चाहते थे। कभी-कभी तो मुझे उन पे तरस आता कि गुस्से में उनसे कितना बड़ा गलत फ़ैसला हो गया। अली अच्छे इंसान थे, मैं उन्हें जानती थी। मेरे शौहर अक्सर ही उनका ज़िक्र करते रहते, लेकिन उनमें बस एक ख़ामी थी कि वो गुस्से के ज़रा तेज़ थे। और जब उनकी बीवी उन्हें बताए बगैर कुछ रोज़ मेके रहने के लिए चली गई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और जब वो वापस आई तो उन दोनों के दरमियान इतनी बड़ी लड़ाई हुई और उसके दौरान उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। लेकिन अब वो बहुत पछता रहे थे। उन दोनों की पसंद की शादी थी। वो अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इसका कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा था। वो तो समझ रहे थे कि हलाला करवा के अपना मसला हल कर लेंगे, लेकिन ये हलाला भी तो ठीक नहीं था। ना जाने किन लोगों ने हलाला को ईजाद कर दिया था। मेरी और आयशा की नॉलेज में तो हलाला का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मैं सारी रात यही सोचती रही कि मुझे क्या करना है। मैं नहीं जानती थी कि सुबह मैं इस फैसले को अंजाम तक पहुंचा दूंगी। सुबह 8-9 बजे ही हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। आज इतवार का दिन था और मेरे शौहर दफ्तर नहीं गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि दरवाजे पे कौन आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे शौहर जानते हों। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो जूता पहनते हुए गेट की तरफ जाने लगे। उनके चेहरे पर मुझे अजीब सा इत्मीनान नज़र आया कि जैसे शायद उनका ही कोई मेहमान जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। किचन में मैं खड़ी चाय बना रही थी। किचन की खिड़की खुली हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर अली और उनकी अहलिया को देख के मैं हैरान रह गई। वो बिल्कुल बुर्के में कवर्ड थीं और मुझे इतनी दूर से ही उनकी आंखों में उदासी नज़र आ रही थी।
वो दोनों घर के अंदर आ गए। अली उन्हें हॉल में ले गए और मैं किचन में उन्हीं के लिए चाय बनाने लगी। पहले तो मैं सिर्फ अपने लिए और अपने शौहर के लिए चाय बना रही थी, लेकिन अब मैंने 4 कप चाय बनाई और कुछ लवाजमात ट्रे में सजा के हॉल में पहुंच गई। मैं उस औरत से मिली जिससे मैं पहले भी कई बार मिल चुकी थी। वो इखलाक की अच्छी थी और उन दोनों की शादी में भी हम गए थे। उनकी शादी को तकरीबन 4 माह हो चुके थे। मैंने चाय उनके सामने रखी, मगर फिर भी वो दोनों चाय नहीं पी रहे थे। मेरे शौहर ने एक कप उठा के अली भाई के हाथ में थमाया तो वो ज़बरदस्ती कप थाम के बैठ गए। मैंने सोचा कि मैं भी उस बेचारी औरत के हाथ में कप थमा दूं। मैंने टेबल से कप उठाया और उसके हाथ में थमाया तो उसकी आंख से एक आंसू गिर के उसके रुखसार पे आ गया और उसका नकाब भी गीला होने लगा जो उसने अपने चेहरे पे पहन रखा था। शायद वो अपने शौहर के करीब नहीं जाना चाहती थी। वो एक गाड़ी में आए थे, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर और खिंचे खिंचे से लग रहे थे। भाभी, मैं आपकी मिन्नत करने के लिए शगुफ्ता को अपने साथ लाया हूँ। हम दोनों ही आपकी मिन्नत करने के लिए आए हैं। अब हमारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अली भाई बोले तो मैं शर्मिंदा सी हो गई। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी। मैं कैसे उनसे कह सकती थी कि मैं ही अपने शौहर को मना कर रही हूँ। लेकिन मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मेरे शौहर ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था, कि मैं ही उन्हें बार बार रोक रही हूँ। हुमैरा बाजी, प्लीज़, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, आप हमारी मदद कर दें। इस तरह हमारा घर फिर से आबाद हो जाएगा। वो औरत जिसका नाम शगुफ्ता था नम निगाहों के साथ मेरी मिन्नतें करने लगी, और जब उसने मेरे सामने हाथ जोड़े तो मेरे भी आंसू निकल आए। मुझे एहसास हुआ कि जब गलती हो जाए तो इंसान को कितना नीचे गिरना पड़ता है। वो शक्ल से बहुत खूबसूरत मॉडर्न सी लग रही थी और उम्र भी उसके मुझसे कम ही थी, लेकिन वो अब मेरे सामने हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गई थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ नीचे किया और उसे गले से लगाया। अब मेरे पास कोई भी जवाब बाकी नहीं रहा था, लेकिन अभी तक मैंने अपने शौहर को इजाज़त भी नहीं दी थी। मेरे शौहर सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि अब मेरा क्या फ़ैसला है, मगर मुझे तो चुप लग गई थी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग कुछ और ही कह रहा था और दिल कुछ और कह रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी जब एक रिश्ते में नहीं रहे थे, मुझे उन पे तरस आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे और अब उसका अजाला करना चाहते थे। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि जितनी गलती अली की थी उतनी ही शगुफ्ता की भी थी। वो भी कुछ गुस्से में ज़्यादा ही बोल गई, इस वजह से ही अली ने ऐसा किया, यानी कि गलती दोनों तरफ से हुई थी और अब दोनों ही उसे ख़त्म करने के लिए आए बैठे थे। भाभी, प्लीज़ बताएं ना कि आप आमिर भाई को इजाज़त दे देंगी। प्लीज़, आपकी एक इजाज़त से हमारा घर फिर से जुड़ जाएगा। अली भाई फिर से मेरी मिन्नतें करने लगे तो मैं सर पकड़ के बैठ गई। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरे शौहर मुझे इशारे कर रहे थे कि सर से हाथ हटाओ, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करती, ये तो लाशऊरी अमल था। मैं बिल्कुल भी अपने सर से हाथ नहीं हटा पा रही थी। फिर जब मैंने खुद पे काबू पाया और जल्दी से अपने सर से हाथ हटाया तो मेरी आंख से निकलने वाले आंसू उन्होंने भी देख लिए। भाभी, प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता आप मेरी मुश्किल आसान कर दें। मैं आपको सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगा। अली भाई बार बार ही मेरी मिन्नतें करने लगे और मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। एक तरफ तो मुझसे उनके आंसू और मिन्नतें नहीं देखी जा रही थीं और दूसरी तरफ मेरे जहन में आयशा की बातें घूमने लगी थीं। मेरा दिमाग साईं साईं कर रहा था। मैं किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जब उस औरत ने मेरे पाँव पकड़े तो मैं काम के रह गई। मैंने जल्दी से उसे सोफे पे बिठाया और अपना फैसला सुना दिया। चलें, अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है, इसी में ही कोई बेहतरी होगी। मेरा ये कहना था कि वो औरत फूट फूट के हाथों के प्याले में चेहरा छुपा के रोने लगी। अली भाई की आंखों में भी आंसू थे और मेरे शौहर शुक्रगुजारी से मेरी तरफ देख रहे थे। हम चारों में ये तय हुआ कि कल ही मेरे शौहर और शगुफ्ता का निकाह होगा। जैसे ही ये बात हुई तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो लोग घर जाने के लिए तैयार खड़े थे। मैं बरामदे से ही दोबारा अंदर भाग आई। मैंने उन्हें दरवाजे तक भी ना छोड़ा। मेरे शौहर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए और जब वो कमरे में आए तो मैं रो रही थी। उन्हें देख के मैंने जल्दी जल्दी दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए और उनकी तरफ देखने लगी। मेरा क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? मैं कौन सा हमेशा हमेशा के लिए उससे शादी कर रहा हूँ? बस 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन वो मेरे निकाह में रहेगी और उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। आमिर बोल रहे थे और मैं उनकी बातें सुन और समझ भी रही थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हमारी जिंदगी इस दौराहे पे आ खड़ी थी कि एक और औरत मेरे शौहर की बीवी बनने वाली थी।
जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। थोड़ी देर पहले मैं खुद ही अपनी रजामंदी दे के आई और अब मुझे अपने फैसले पे पछतावा होने लगा था। हुमैरा प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सारे खदशात कुछ रोज़ में ही दूर हो जाएंगे। बस तुम ये सोचो कि हमारी एक नेकी से किसी का मसला हल हो जाएगा। वो मेरा हाथ सहलाते हुए बोले तो मैंने उनके कंधे पे सर रख दिया। मेरे रोने में ज़रा कमी आ गई थी। उनके प्यार से ही मुझे सहारा था और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी और उन्हीं की वजह से ही तो मैंने हाँ की थी। अब मैंने दिल पे पत्थर रख के खुद को समझा लिया कि इसी में कोई बेहतरी होगी। आखिर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें अजर तो मिलेगा। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं कितना बड़ा गलत कदम उठाने वाली हूँ। वो रात मैंने अंगारों पे लूटते हुए गुजारी। सारी रात ही मुझे नींद न आई। मेरी बेटी और शौहर घोड़े गधे बेच कर सो रहे थे और मैं सारी रात जागती रही। सुबह के करीब मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मेरी आंखों से फिर से आंसू जारी हो गए। आज मेरे शौहर का निकाह था और मैं अपने घर में मौजूद थी। मैंने सुबह उठते ही आमिर से कहा कि वो मुझे मेरे मायके छोड़ आए। वो मुझसे नाराज़ होने लगे और कहने लगे, क्या तुम मेरे निकाह में शामिल नहीं होगी? तुम्हारी इजाज़त के साथ ही मैं ये निकाह कर रहा हूँ और क्या तुम मायके में जाके क्या कहोगी कि मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ? मेरे शौहर ने कहा तो मुझे चुप लग गई। वो ठीक कह रहे थे। मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी। इसमें मेरी ही भलाई थी। मैंने दिल पे पत्थर रखा और अपने शौहर से कह दिया कि मैं आज उनके साथ अपनी सौतन को लेने के लिए जाऊंगी। आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे के बाद ही निकाह होना था। मेरे शौहर आज भी काम पे न गए और उन्होंने अगले 3-4 दिन के लिए भी छुट्टी ले ली। वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब एक और औरत आएगी जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। मेरे शौहर जानते थे। सुबह उठ के हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर मैं घर के कामों में लग गई। घर के काम निपटा के जब मैं कमरे में गई तो मेरे शौहर खुद अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। मुझे उन पर बड़ा प्यार आया, लेकिन जब मैंने देखा कि वो अपने निकाह के लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो मेरे दिल में अजीब सी कसक उठने लगी। मैं रोने वाली हो गई थी। मैंने फ़ैसला भी खुद ही किया था और अब खुद ही उसे निभा नहीं पा रही थी। मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी हथेलियों से रगड़ी और अपने शौहर के पास पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि वो कुछ आराम कर लें, मैं खुद ही ये काम कर लूँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काम कर करके थक चुकी हो। मैं तो सारा दिन ही लेटा रहा हूँ। अब मुझे इस्त्री करने दो, बल्कि अपने भी कपड़े दे दो और इनाया के भी मैं प्रेस कर देता हूँ। वो बोले तो मुझे उन पर बड़ा प्यार आया। मैं अलमारी की तरफ गई और अपना एक जोड़ा निकाल के उन्हें दे दिया। इनाया के तो छोटे से कपड़े थे और उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मैं अपने शौहर के साथ उन्हीं के निकाह पे जा रही थी जो मेरे लिए मर जाने का मकाम था। भले ही मैंने उन्हें खुद इजाज़त दी, लेकिन ये एक औरत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था जिससे अब मैं गुजरने वाली थी। 12 बज रहे थे और हमें 3 बजे अली भाई के घर जाना था। वहीं पर ही निकाह का सारा इंतज़ाम किया गया था। हम 2 बजे ही घर से निकल गए। मेरे शौहर ने कहा कि वो वहीं पे जाके उनके मोहल्ले की मस्जिद में जुमा अदा कर लेंगे। मेरे शौहर ने कैब बुक की थी और हम तीनों एक साथ ही गए। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और मेरी आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। मेरे शौहर बार बार ही मुझे समझा रहे थे कि ज़रा अकल से काम लो, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों बच्चों जैसे रो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन की तो बात है। फिर अली भाई का भी घर आ गया। मेरे शौहर मुझे दरवाजे पे छोड़ के ही बाहर चले गए। जब मैं अंदर दाखिल हो रही थी तो अली भाई भी बाहर निकल रहे थे। वो भी शायद नमाज जुमा अदा करने के लिए जा रहे थे। मैं घर के अंदर गई तो फ़ौरन से शगुफ्ता के कमरे में पहुंच गई। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे समझाने लगी कि बस जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, आपकी ज़िंदगी फिर से ठीक हो जाएगी। मैंने ये कहा तो वो फूट फूट के रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा था। मेरा दिमाग कई हिस्सों में बँट चुका था। कभी कभी मैं सोचती कि मैं उनकी मदद करके कोई नेकी कर रही हूँ और कभी मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। ना जाने मेरे शौहर इस निकाह के बाद क्या रद्द अमल देने वाले थे। मैं कुछ भी नहीं जानती थी और वैसे भी मर्दों को बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर बहुत वफादार हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन उस वक्त तो मुझे ऐसा पता नहीं था। मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगी। हुमैरा बाजी, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है। अगर आप राज़ी न होती तो शायद मैं खुदकुशी कर चुकी होती। वो रोते हुए बोली तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी कर दी है। आधे घंटे बाद हम दोनों हॉल में आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद अली भाई और आमिर भी आ गए।
اپنے ساتھ نکاح خواہ کو بھی لائے تھے اور 2 مرد تھے جو گواہان بننے کے لیے آئے تھے۔ شگفتہ زیادہ تیار تو نہیں ہوئی تھی، بس ایک پنک کلر کا سوٹ ہی پہنا تھا۔ میں نے اس کے دوپٹے کو اس کے سر پہ ڈال دیا تو ایک گھونگھٹ سا بن گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھی تھی، وہ میری سوتن بننے والی تھی اور میں دل پہ پتھر رکھ کے نکاح میں بیٹھی تھی۔ جب میرے شوہر نے نکاح کی حامی بھری تو میری آنکھ سے ایک آنسو نکل کے میری گال پہ پھسلا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ علی بھائی مطمئن سے تھے، ان کا تو مسئلہ حل ہو رہا تھا، اور میرے شوہر بھی مطمئن سے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ وہ اپنے دوست کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر رہے تھے۔ شگفتہ بھی چپ چاپ ہی تھی، اس کی زندگی اب بدلنے والی تھی۔ ایک میں ہی تھی جس کی دنیا اجڑ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہمارا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر ہم وہیں پر رہے اور پھر کیب میں شگفتہ کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں عنایہ کے ساتھ 2-3 دن کے لیے دوسرے کمرے میں رہ لوں اور وہ شگفتہ کے ساتھ اس بیڈ روم میں رہیں گے۔ وہ ٹھیک بات ہی کر رہے تھے۔ دوسرے کمرے میں ڈبل بیڈ نہیں تھے، لیکن مجھے ان کی بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ میں غصے میں آ گئی اور فوراً ہی عنایہ کو وہاں سے لے کے چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس آ جائیں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ 10-15 منٹ ہی دروازے پہ دستک ہونے لگی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر عامر کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ حمیرہ، تم کیوں موڈ خراب کر رہی ہو؟ میں نے تمہاری اجازت سے ہی تو نکاح کیا ہے۔ 2-3 دن کی بات ہے، برداشت کر لو نا۔ وہ بھی کیا سوچے گی کہ میری بیوی کیسی ہے؟ میرے شوہر نے کہا تو میں ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے اور میں بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، میں ہی اوور ریئیکٹ کر رہی تھی، یا شاید ہر عورت کی ہی خصلت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس سے سوتن برداشت نہیں ہوتی، بھلے ہی 2 دن کی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے یہ 3 دن گزار لوں گی، مگر 3 دن کے اندر اندر ہی آپ کو طلاق دینی ہوگی۔ تو میرے شوہر مسکرانے لگے۔ میری جان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں 3 دن کے بعد بھی اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ میں چوتھے دن ہی اسے طلاق دے دوں گا اور وہ یہاں سے چلی جائے گی اور ہماری زندگی پھر سے پہلی جیسی ہو جائے گی۔ میرے شوہر مجھے سمجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سمجھا کے گئے تھے اور مجھے ان کی بات سمجھ بھی آ گئی تھی، لیکن پھر بھی میری آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رک رہے تھے۔ میں بار بار ہی ہتھیلی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ عجیب سا ہونے لگا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہماری زندگی میں کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری۔ صبح میری آنکھ کھلی اور میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میرے شوہر کے کمرے کا دروازہ اب تک بند تھا، یعنی کہ وہ ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے بیٹھ گئی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے تو میں کچن میں آ گئی اور ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی میں ناشتہ تیار ہی کر رہی تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے اور ناشتہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیگم کے پاس پہنچ گئے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی جو ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایک ایک دن مجھ پہ بھاری گزر رہا تھا۔ آج ان کی شادی کو چوتھا دن تھا اور آج ہی انہوں نے شگفتہ کو طلاق دے دی۔ علی بھائی ہی اسے لے کے گئے اور وہ ہمارا بہت زیادہ شکریہ ادا کر کے گئے۔ میں آج بہت خوش تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی نیکی بھی کر دی اور اب سوتن سے بھی میری جان چھوٹ گئی۔ میرے شوہر بھی خوش دکھائی دے رہے تھے اور بار بار ہی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں اپنے دوست کی مدد کر سکا ہوں۔ غرض کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب ہماری زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن اگلے روز جب ہماری زندگی کی روٹین پھر سے شروع ہوئی تو مجھے اپنے شوہر سے اس عورت کی خوشبو آنے لگی۔ اب ہمارا تعلق پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے شوہر بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے ان سے ہر وقت ہی شگفتہ کی خوشبو آتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ وہ اب بھی ان کے قریب ہے، حالانکہ وہ جا چکی تھی، اسے طلاق ہو گئی تھی، لیکن اب ہمارے درمیان تعلق پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب ان کی طلاق پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں انہیں لے کے ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی۔ میرے شوہر کو ایڈز ہو گیا تھا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اچانک سے مجھے شگفتہ کا خیال آیا اور جیسے ہی میں نے علی بھائی کا چہرہ اپنے ذہن میں سوچا تو میرا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ بھی بہت کمزور اور بیمار سے لگتے تھے۔
ہر وقت ہی وہ یہی کہتے کہ انہیں اکثر اوقات بخار رہتا ہے اور انہوں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں ایڈز ہے، اور میری سمجھ میں بھی یہ نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے ایڈز آیا کہاں سے، یا علی بھائی نے شگفتہ میں ایڈز انجیکٹ کیا تھا یا شگفتہ نے علی بھائی میں۔ یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ شگفتہ کی وجہ سے ہی میرے شوہر کو ایڈز لگا، اور اسی وجہ سے ہی وہ اب ہسپتال کے بستر پہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی۔ اگر میں اپنے شوہر کو اجازت نہ دیتی تو آج ہماری زندگی اس دوراہے پہ کھڑی نہ ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میری بیٹی میری گود میں تھی۔ میرا مائکہ بھی دوسرے شہر میں تھا، لیکن ڈاکٹرز نے مجھے ایک تسلی دی کہ ان کے ایڈز کا بہت جلدی پتہ چل گیا تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس میں بہت خرچہ آئے گا۔ مجھے خرچے کی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا سارا زیور بیچ دوں گی۔ میرے شوہر کے بینک میں بھی بہت ساری رقم اکٹھی تھی جس سے میں استعمال کر سکتی تھی۔ میں اور تو کسی کی مدد نہیں لے سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی اتنی جلدی میری مدد کو آ سکتا تھا۔ میرے سارے رشتہ دار دوسرے شہر میں تھے، تو میں نے علی بھائی کو ہی کال کر دی۔ انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ شگفتہ اپنے مائکے میں تھی اور ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی ہسپتال آ گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے بھی اپنا چیک اپ کروایا تو ایڈز ہی نکلا۔ کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ ایڈز آیا کہاں سے، لیکن اب وہ پھیل چکا تھا اور اس کا علاج ضروری تھا۔ ڈاکٹرز نے علی بھائی کے بارے میں تو اتنی پر امید بات نہ کی۔ وہ 4-5 مہینے سے ایڈز میں مبتلا تھے اور ان کا علاج بہت مشکل تھا۔ شگفتہ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، گویا اسے ایڈز نہیں تھا۔ علی تھوڑی دیر بعد شگفتہ کو بھی جا کے اس کے مائکے سے لے آیا، اور جب اس کا چیک اپ ہوا تو اسے بھی ایڈز تھا، مگر اتنا زیادہ پیک پہ نہیں تھا۔ اسے ایڈز کم تھا۔ ڈاکٹرز کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ بس 3 بندے اب ایڈز سے زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ 15-20 دن میرے شوہر کو ہسپتال میں رکھا گیا، ان کا علاج ہوا، اور پھر ڈاکٹرز نے انہیں دوائیاں دے کے گھر بھیج دیا اور کہا کورس تو چلتا رہے گا۔ علی بھائی اور شگفتہ بھی ہسپتال میں تھے۔ علی بھائی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہمیں تو حیرت ہوتی کہ نہ جانے وہ اتنے عرصے سے زندہ کیسے تھے، اور اب تو ان کی طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ شاید ایڈز انہی سے ہی شگفتہ میں منتقل ہوا، اور پھر شگفتہ سے میرے شوہر میں۔ کچھ دن بعد ہی ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی۔ علی بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور شگفتہ پھر سے اکیلی ہو گئی۔ انہوں نے اتنا بڑا پروسیس بھی کیا اور پھر بھی زندگی ساتھ نہیں گزار پائے۔ میرے شوہر ٹھیک ہو رہے تھے، اور وہ اپنے دوست کے چلے جانے کی وجہ سے بہت افسردہ رہتے تھے۔ میں انہیں سمجھاتی کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اکثر ہی اپنے دوست کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے۔ اب ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سکون آ گیا تھا۔ اب میرے شوہر ریکوری کی طرف آ رہے تھے۔ نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا اور کیا صورتحال تھی۔ شگفتہ بھی صحت یاب ہو کے اپنے مائکے چلی گئی اور اب وہیں پہ رہ رہی تھی، اور علی منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ آج تک اس راز سے کوئی بھی پردہ نہ اٹھا سکا کہ نہ جانے علی میں ایڈز کہاں سے آیا، کیونکہ جب تک ایڈز کہیں سے منتقل نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔